नाउ इन टुडेज रिवीजन सीरीज, प्रीवियस क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था वो सर्कल कंप्लीट किया था। ठीक है, जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं वो आप टिक करते जाना। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। सबसे पहले चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बताया था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल 4। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है आपका? एग्जाम्पल 4। फिर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन है आपका, वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से पता होगी। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो आता है एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। और एक्सरसाइज 1.3 आपको सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, ये आपको पूरी कर समझा गया। इस चैप्टर की वेटेज अच्छी है, हालांकि इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये चीजें तो आपको अच्छे से करके जाए। हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल 4। क्या आता है? एग्जाम्पल 4। देखो एग्जाम्पल 4 क्या है आपका? दिस इज एग्जाम्पल 4। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है, एंड 130 बादाम बर्फी। इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको? She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. हर स्टैक के कितने नंबर होने चाहिए? मतलब हर स्टैक में जो नंबर ऑफ बर्फी है वो सेम होनी चाहिए। एंड दैट टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। और इस तरह से लगा रहे हैं कि ट्रे का लीस्ट एरिया कवर। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो पहले तो ये है कि इसमें एचसीएफ निकलेगा या एलसीएफ, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्यों निकलेगा? एचसीएफ क्यों? मिनिमम के लिए क्या करते हो? मैक्सिमम के लिए देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये आपकी सारी काजू बर्फी, ये आपने लगाना शुरू कर दी। ये सारी काजू बर्फी है, ठीक है। और ये बी वाली सारी क्या है? बादाम बर्फी। मान लो कि जो काजू बर्फी है आपकी, उसका एरिया ये है। जो काजू बर्फी है उसका एरिया जो है वो आपका इतना है। ये सारा एरिया किसका है? काजू बर्फी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको आपने क्या ले लिया? एक्स। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या हो गया? वाई। ये क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा वाला जो पोर्शन है आपका वो किसका है? ये सारा एरिया किसका है? बादाम का। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है भाई, ये लेंथ तो दोनों में सेम ही आ रही है ना, एक्स। समझ आ रहा है? ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? ये वाला एरिया कितना हो गया आपका? जेड। अब देखो काजू बर्फी है कितनी है आपकी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काजू बर्फी है आपकी 420। ठीक है। और बादाम बर्फी कितनी है आपकी? 130। तो अगर मैं काजू बर्फी का एरिया निकालता हूँ तो आप भी कहोगे एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, कुछ ऐसे ही होगा। अगर मैं बादाम बर्फी का एरिया निकालता हूँ तो आप कहोगे एक्स इंटू जेड। उसने आपसे, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? उसने आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द, देखो उसने ये कहा था कि इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। हर स्टैक में जो नंबर है वो क्या होंगे? सेम। वो सेम नंबर वाला क्या हो गया आपका? एक्स। सेम नंबर वाला क्या हो गया? एक्स हो गया ना आपका। तो कहना ही से दैट आप लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हो। यहाँ पर आप लीस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करो ना भाई। दोनों में आपको एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा भाई ये लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका? जैसे आपने, मैंने कहा था कि 2⁻³ इंटू 5 और 2⁻² इंटू 4। अगर मैं कहता हूं दोनों से 2⁻² आएगा, तो यानी कि जो दोनों में ही कॉमन है मैक्सिमम 2⁻² से ऊपर तो कोई कॉमन नहीं है, नहीं है ना कुछ कॉमन। तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया आपका एचसीएफ। ये हो गया ना आपका। अब यहाँ पर दोनों में जो कॉमन वैल्यू है आपकी वो क्या है? एक्स। ईच स्टैक है सेम नंबर ऑफ वर्ड्स।
नंबर ऑफ बर्फी कितनी है, सेम, तो वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी x है, और वो जो वैल्यू आपकी वो इन दोनों का, सॉरी मैं लीस्ट बोल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्यों निकलेगा ये समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ से जो आप चीज वैल्यू फाइंड करना चाहते हो वो एक्चुअली दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। समझ में आ गया भाई, 2⁻², हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना यहाँ पर। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे 2⁻3 है, 2⁻3 है, और यहाँ पर कितना है 2⁻2 इंटू 7। अच्छा इसको कह रहे हो क्या आप, जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2⁻2 है आपका वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ जो आपको फाइंड करना है वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप HCF निकालोगे 420 और 130 का, तो वो कैसे निकलेगा, इसी तरह से निकाला जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज नहीं करना क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन अब आप कहोगे सर ये तो फिर नहीं होना चाहिए, भाई डायरेक्टली भी तो HCF हम निकाल सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो अभी आपने सुना, पहले कहीं आपने HCF निकालते हुए यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी तो HCF निकलता है, इसलिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। भाई दीदी मैंने एक्यूरेट डिवीजन लेमा यूज ही नहीं किया, मैंने इसको डिवाइड किया, लास्ट में देखा रिमाइंडर 0 आ रहा, किस वैल्यू पर आ रहा, 10 पर, तो मैंने ऐसे कर दिया। नहीं ये क्लियर हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप दोनों को प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे सबके वो आपको देखने होंगे। भाई जैसे आपने 420 के फैक्टर निकालोगे और आप 130 के फैक्टर निकालोगे, सिर्फ कॉमन वैल्यू तो लेनी है, या आप एक साथ कर लो 420 और 130, बात ही खत्म। इस तरह से हो जाएगा आपका। जैसे कि मान लो मैंने 10 से कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10 4 जा 40, 10 2 जा 20, लास्ट में 0 दिखाई दे, 10 1 जा 10, 10 3, आपको एक कॉमन टेबल है दोनों के बीच में, तो यही आपका हो गया HCF। नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक इज इक्वल टू 10, ये क्लियर हो गया। जो जब तक कॉमन चलता रहता है, जैसे आपको मैंने कहा कि तो 10 का आप HCF निकालो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 2 और 10 के फैक्टर्स करो, तब तक आपका HCF का मतलब होगा वहां तक करना जब में दोनों में कॉमन फैक्टर है। 2 से आपने क्या 2 1 जा 2, अब 1 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो आपका HCF हो गया 2। जैसे आपने निकाला 3 और 27 का HCF क्या होगा, तो आपने 3 और 27 क्या, ये क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 6 और 27 करो, जब तक जो दोनों में कॉमन होगा वहां तक आपका HCF चलता है। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे अगर 6 और 24 ले लिया आपने, तो ये क्या होगा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, आगे भी होगा कॉमन, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है 3, 3 1 जा 3, अब इसके आगे तो नहीं है ना, तो आपका HCF हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये आपका HCF। तो इस मेथड से भी तो निकाल सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। ठीक है, आगे जैसे होता है ना, ऐसे वो 26 जनवरी की 26 जनवरी की परेड वगैरह जो होती है, आगे बैंड वाले चल रहे होते हैं, पीछे आर्मी वाले चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे जो बैंड वाले हैं वो कितने हैं, वो है 32 मेंबर, और उनके पीछे जो आर्मी कंटिजेंट है वो टोटल कितने हैं 616 मेंबर, ठीक है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ऐसे अगर जाओगे तो ये रोज होती है, और ऐसे देखोगे तो ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम ऊपर से नीचे, ठीक है। What is the maximum number of column in which they can march? What is the maximum number of column in which they can march? तो देखो जहां मैक्सिमम वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है HCF, जब मैक्सिमम वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है HCF, सिंपल सी बात। जब मिनिमम आ जाए इसका मतलब क्या होता है LCM। अब इन दोनों का HCF कैसे निकालोगे, 616 को आपने 32 से डिवाइड किया, एक तो ये मेथड है, समझ में आ गया। और दूसरा मेथड जो मैंने बताया था आपको, वो क्या बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने लिखा 616 और 32, सबसे पहले दोनों किससे डिवाइड होंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आगे भी कोई कॉमन मल्टीपल है 2 है, तो 2 1 जा 2 1 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अभी भी कॉमन मल्टीपल है 2, तो 2 7 जा 14,
और 2 7 जा 14 और 2 अब नहीं है कोई, तो आपका HCF क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या इक्वली डिवीजन लाने की कोई नीड है, नहीं है ना। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी, यही था इस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इस पर भी ये एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब किस तरह से डिफाइन करोगे, देखो एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं पहले तो ये समझो, विच है मोर देन 2 फैक्टर इंक्लूडिंग वन, इंक्लूडिंग वन। जैसे कि अगर मैं कहता हूं 2, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 2 और एक 1, तो 1 को इंक्लूड करके 2 आ रहे हैं ना, 2 से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका। अब देखो 4 के टेबल में तो 4 इसका फैक्टर होगा, तो होगा ही होगा, एक 2 इसका फैक्टर है और 1 इसका फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर। पहले तो ये क्लियर, कंपोजिट नंबर क्या, कई बार ये माइंड से स्किप हो जाता है, 1 उसमें इंक्लूडेड होता है। 1 को मिला के टोटल 3 फैक्टर बनने चाहिए कम से कम, तो कंपोजिट होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो आपने कहा, अब ये थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, ये कहता है जितने भी कंपोजिट नंबर है जब हम उनको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने पर ही कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये होते हैं ऐसे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो आप, फॉर एग्जांपल 240 एक कंपोजिट नंबर है, 240 के 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, है ना। 240 पे सिंपल सी बात है सर, 2 के टेबल में भी आएगा 240 सर, 4 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में तो सारे ही होते हैं। आपने इसको फैक्टराइज किया तो ये सारे इसके फैक्टर है। अब आप कह रहे हैं 240 जो होगा किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, और जितने भी नंबर है सारे के सारे क्या है, प्राइम। ये कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम, जितने भी कंपोजिट नंबर है जब हम उनको फैक्टराइज करेंगे तो उन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो सारे के सारे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ऐसे तो कोई 81 भी क्या आपका एक कंपोजिट नंबर है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन की तो 81 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये सारे के 3 क्या होता है, प्राइम नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एग्जांपल 5, दैट इज एग्जांपल 5। भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ध्यान से देखना। एग्जांपल 5 ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका कंसीडर द नंबर 4 is to पावर है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि 4 is to पावर 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। कह रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी, जैसे आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3, जिसको रखने के बाद 4 is to पावर n जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उसके लास्ट में 0 है। मतलब आपने n की जगह 1 रखा तो क्या आया 4, 4 is to पावर 2 क्या होगा 16, 4 is to पावर 3 क्या होगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64, लास्ट में कहीं 0 नहीं आ रहा है ना। अब ऐसे ये तो है नहीं कि पूरे दिन इसी को चेक करते रहोगे और पेपर में ये क्वेश्चन आएगा करते रहो जी। सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जिसके लास्ट में 0 आता है, जैसे 10, अगर इसके लास्ट में 0 है तो कहने से 2 इसका एक फैक्टर होगा और 5 इसका एक फैक्टर होगा। 20 2 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड होता है, तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है उसके फैक्टर 2 और 5 होते ही होते हैं। अब आप 4 के फैक्टर बताओ, क्या 4 के फैक्टराइजेशन में 5 दिखाई दे रहा है कहीं आपको, अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा है तो 4 is to पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी आएगा, तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे, आपने कहा देखो जैसे आपने एक नंबर लिया 10, आपने 2-3 जीरो वाले नंबर लिखे और आपने देखा कि इन सभी जीरो वाले नंबर पे 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5, तो आपने कहा एनी नंबर विच एंड्स विद 0, any number which ends with 0 must have 2 and 5 as its factor, must have 2 and 5 as its factor। तो 4 का मतलब 4 का फैक्टर आपने किया तो 2 इंटू 2 आ रहा, 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो आपने कहा सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 is to power n does not contain 5, इसमें 5 है ही नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो आप क्या कहोगे 4 is to power n does not end with 0 for any value of n।
ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट जो आपको करना है वो करना है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6, अब एग्जाम्पल 6 देखो क्या है। एग्जाम्पल 6 है आपका, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भैया 6 के फैक्टर 2 into 3, 20 को आपने फैक्टराइज किया तो क्या आ गया 2 into 2 into 5। एचसीएफ में मैंने क्या कहा था कॉमन, तो एक ही 2 आ रहा है कॉमन, तो एचसीएफ तो हो गया आपका 2। तो एचसीएफ हो 6 और 20 क्या हो गया 2। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लिखा जाता है, और बाकी सारे नंबर्स भी एज इट इज लिखे जाते हैं, जैसे कि 2, 3 और 5। तो ये क्या हो गया 60। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा आपका 60 हो गया, एग्जाम्पल क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको करना है वो करना है एग्जाम्पल 7, दैट इज एग्जाम्पल 7। अब एग्जाम्पल 7 देखो क्या है आपका। एग्जाम्पल 7 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM, hence find their LCM। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 96, जब आप 96 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर है। इसी तरह जब 405 को फैक्टराइज करोगे तो देखो पहले 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, तो ये आएगा आपका 2 into 2 into 101। एचसीएफ के लिए क्या कहा था, एचसीएफ के लिए क्या होता है कॉमन, तो कॉमन देखो 96 में भी 2 into 2 और 404 में भी 2 into 2 है, ये कॉमन पार्ट। तो मैं बोल सकता हूँ जो इसका एचसीएफ होगा वो 2 into 2 दैट इज 4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब एलसीएम में क्या होगा, ये तो आएगा ही आएगा आपका। एलसीएम में क्या होगा, जब आप एलसीएम निकालोगे ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसने आपको क्या बोला है, आपने ये मेथड भी तो पढ़ा हुआ है भैया। अगर दो नंबर आपको गिवन है, आपको दो नंबर कौन से गिवन है 96 और 404 गिवन है ना आपको, 96 और 404। हमने क्या पढ़ा हुआ कि दो नंबर का जो एलसीएम होता है वो दो नंबर का जो एचसीएफ होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यस और नो। तो मान लो कि जो एलसीएम है दोनों नंबर का वो एक्स है, वो क्या है एक्स। एचसीएफ आपने अभी निकाला, कितना निकाला 4, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 96 into 404। तो क्या मैं इस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, पहले बताओ ये क्लियर हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो व्हाट वी विल हैव 4 1 जा 4, 0 और 4 1 जा 4, 101 into 96 करोगे तो क्या होगा 9696। तो दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 9696। क्लियर हो गया। और अगर वैसे अगर आपको निकालना हो, वैसे अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो तो क्या करोगे आप कि जो कॉमन वाला पार्ट है उसको तो एक ही बार लिखो। तो कॉमन वाला पार्ट क्या हो गया 2 into 2। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने भी नंबर है वो सारे कितने 2 है 1 2 3 into 2 raised to power 3 into 3 और into 101। तो 2 raised to power 3 कितना 8, 8 into 4 32, 32 into 3 32 into 3, 3 2 जा 6, 96 आ गया। 101 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, क्या आएगा 6 9 6 9 आ रहा है यही आंसर। समझ में आ गया, तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर हो गया आता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है केस वो आता है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया क्या है, दो नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है, दो नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या मेथड बताया था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर, दैट इज 306 into 657। ये क्लियर हो गया। एचसीएफ कितना है आपका 9, तो कह रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, ठीक है। तो किस तरह से आप करोगे इस क्वेश्चन को,
वी नो दैट HCF ऑफ टू नंबर इंटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू A इंटू B। LCM हो गया आपका x और HCF हो गया आपका 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, लाइक 9 7 जा 63 और 9 3 जा 20, 306 इंटू 73, इट विल बी 2233। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो आपका अभी क्या था, चेक वेदर 6 रेज टू पावर एन कैन एंड विद डिजिट 0। जो नंबर 0 पर एंड करेगा उसके फैक्टर क्या क्या होने चाहिए, 2 और 5। तो अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो 2 इंटू 3 आएगा, क्या 5 दिखाई दे रहा है, तो क्या ये एंड करेगा, कैसे लिखना मैं आपको बता दूं, ये भी क्लियर हो गया। फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन ये जो नंबर है ये कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट का मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं फैक्टर। तो ये नंबर है, क्या मैं यहाँ से 13 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विद 7 इंटू 11 और इसकी जगह आ गया 1 प्लस 13 कॉमन ले लिया तो फिर इसकी जगह क्या आ गया 1। ये क्लियर हो गया। 11 7 जा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, ये हो गया 78। इसको फैक्टराइज करो 13 इंटू 6, ये क्लियर हो गया। तो देखो 13 इंटू 13 और 6 को क्या लिखोगे, कितने फैक्टर दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहा ना, इवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। 1 तो आप एज इट इज सब में ही लिख लो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर। हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये वैल्यू जो है आपकी, इसी तरह से इसको भी करना है आपको। अब इसमें कैसे करोगे, देखो ये आपकी वैल्यूएशन, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है आपका 5, तो 5 लिखा आपने, 5 लिखा आपने, ठीक है। तो 5 को जैसे आपने कॉमन ले लिया, जिसको कॉमन ले लोगे उसकी जगह तो आएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 40, देखो 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 20, प्लस में क्या हो गया 1, 42 इंटू 24 आएगा 1008 प्लस 1। देखो इसको प्लस करूंगा तो क्या आएगा 1009। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो भी मेरा ये नंबर था इसका एक फैक्टर तो 5 है, दूसरा फैक्टर क्या है 1009 और तीसरा 1 को मिला के 3 फैक्टर आ गए ना, बस काम खत्म, कंपोजिट नंबर। क्लियर है, ठीक है। 1 को मिला के 2 आएंगे तो कंपोजिट है, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 3 के जो फैक्टर होंगे एक तो 3 होगा और 1 होगा, ये प्राइम नंबर। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 1.2 एक्सरसाइज का जो आपको करना हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, तो ये हो गया आपका सर्कुलर पाथ, राइट। फिर आपको क्या कहा गया, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मान लो यहाँ से सोनिया चलना शुरू होती है इस पॉइंट से, और इस पूरे चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट्स। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन रवि जो है एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लेता है 12 मिनट। ये क्लियर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा दोनों ने सेम पॉइंट पर स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं ऐसे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, मिनिमम टाइम पूछा जा रहा है मैक्सिमम, मिनिमम कि जल्दी से जल्दी दोबारा कब एक सेम पॉइंट पर मिले, तो एलसीएम। मैक्सिमम पूछा जाएगा तो एचसीएम, एच से हाईएस्ट आ रहे हैं ना वहां पे, तो ऐसे याद रखो मैक्सिमम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब मिनिमम, ऐसे भी इसको याद रखो, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना था, रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, एक साथ आपने किया, एलसीएम में तो क्या होता है जितने भी फैक्टर होता है सभी को मल्टीप्लाई करना, दैट इज 36, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 1.3। इसके सारे क्वेश्चन जो है तो डिफरेंट है, ठीक है, मतलब कि 1 बाय, और सभी अगर मैं उसमें जाऊं तो ओवरऑल सबसे ज्यादा जो चांसेस है आपके 1.3 के ही आने, ठीक है।